शुभांकर जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, हाईकोर्ट ने टिप्पणी में क्या कहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। शुभांकर जी को स्क्रीन पर लीजिए। हाईकोर्ट ने कहा कि राजनीतिक उद्देश्य के लिए मुसलमानों के कुछ वर्गों को आरक्षण दिया गया। ये जल्दबाजी में दिया गया क्योंकि ये ममता बनर्जी का चुनावी वादा था और सत्ता हासिल करते ही इसे पूरा करने के लिए असंवैधानिक तरीका अपनाया गया। अब मेरा सवाल, आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे वो आपकी मर्जी है, लेकिन असंवैधानिक तरीका आपकी सरकार ने अपनाया मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए, इस पर बोलिए पहले। देखिए, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मुझे जहाँ तक लगता है कि शायद हमारे हमारी जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उनको शायद कम्युनिकेशन मैनेजमेंट शायद वाकई इधर गवर्नमेंट से सीखना चाहिए। वो शायद मीडिया के साथ या कोर्ट के साथ उतना अच्छा कम्युनिकेशन मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। और जहाँ तक कोर्ट की बात रही, शायद इस टिप्पणी के बाद ही शायद दीदी ने ये बात कही कि वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहेंगी, क्योंकि यहाँ बात जो मेनली आ रही है वो ये है कि क्या वहाँ पे आरक्षण बात असंवैधानिक कह दी गई, लेकिन अगर असंवैधानिक है तो फिर एनसीबीसी के पास वापस जाने को क्यों कहा? क्यों ऑर्डर में ये चीज़ लिखा गया है कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को उनके साथ आपने इसको पूरा समीक्षा नहीं कराया, जो पूरा जो है आपने वहाँ पे सेंसस कराने से पहले दे दिया गया। जल्दबाजी की बात जहाँ तक है वो कहीं ना कहीं मानी जा सकती है। कोर्ट के पास जो डॉक्यूमेंट जो एनसीबीसी के तरफ से भी गया होगा और जो हमारे स्टेट काउंसिल के तरफ से भी गया होगा, उसके हिसाब से जल्दबाजी की बात अगर कोर्ट को लगता है वो आपने शुरुआत में जो कुछ लेकिन जहाँ पे जो टिप्पणी यहाँ जवाब से बचकर जब आप ठीकरा दूसरों पर फोड़ने की कोशिश करते हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो पीआर एजेंसीज हो, तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि सीधे जवाब से आप बच रहे हैं। पहली बात। शायद उनको शुभांकर जी मेरी बात सुनिए। दूसरी बात, ये जो बयान मैंने पढ़ा ये कोर्ट की टिप्पणी है, ये बाकी किसी ने कुछ नहीं कहा है। मैं तो आपसे पूछ ही नहीं रही हूं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा, अमित शाह जी ने क्या कहा, मैं उस पर जा ही नहीं रही हूं। शिवम त्यागी क्या बोल रहे हैं, मैं उस पर भी नहीं जा रही हूं। कोर्ट ने कहा आप लोगों ने असंवैधानिक तरीका अपनाया। की भी नहीं, मैंने बीजेपी के ऊपर टिप्पणी की भी नहीं। मैंने बीजेपी के ऊपर टिप्पणी की भी नहीं। मैंने तो यहाँ पे सिर्फ इतना कहा कि वहां पे अगर ये डिसीजन अगर हुआ था तो उसका पहले तो आप अगर आधार समझ सके तो पहले तो वो समझे। अभी तक ये बात हो रही है कि वहां जो है 42 में से 41 जो लाभार्थी जो उधर से दिखाए जा रहे हैं, वो सेगमेंट जो है, वो सेक्ट जो है वो मुस्लिम्स का है, ये दिखाया जा रहा है। साहब, प्रावधान एक बात होती है कि कानूनन इतना प्रावधान बनाया जा रहा है, वो भी ओबीसी सेगमेंट के अंदर। मैं आपको बता दूं 16 मई 2024, इसी 16 मई की बात कर रहा हूं, आप देखिए एक एनसीबीसी नहीं, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने पंजाब और वेस्ट बंगाल को दोनों को सर्कुलर भेजा था कि आप अपने ओबीसी के रिजर्वेशन को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 50% का जो ओवरऑल जो रखा गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो एक मापदंड जो रखा गया था, उससे हम लोग कहीं ना कहीं 5-6% के लिए कहा या फिर ये कहा कि मुसलमानों को ओबीसी में आरक्षण दे दीजिए। सर, दोनों बातें अलग हैं। पूरी बात सुन लीजिए, डोंट कंफ्यूज द टू, क्योंकि ऐसा करके आप व्यूअर को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। आप वही आपकी कोशिश भी है कि उसकी प्रावधान की नहीं, ओबीसी आरक्षण बढ़ा दो या फिर 92% मुस्लिम पॉपुलेशन को अब आरक्षण दे दो, दोनों में फर्क है। आपने वो किया, उस पर बोलिए पहले। उसमें मुसलमानों को लाभ नहीं उतना मिल पा रहा है जितना हिंदुओं को, क्योंकि वो बटे हुए हैं। आप इस बात को समझिए, वो सेगमेंट के हिसाब से, सेक्ट के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से बटे हुए हैं। और लॉजिक जो है अभी तक थोड़ा और बढ़ा दीजिए। समझ नहीं आया कि 92% पॉपुलेशन को लाभ मिल गया, लेकिन शुभांकर जी यहाँ बैठकर कह रहे हैं कि वो लाभ मिल ही नहीं पा रहा है। मेरा सवाल ये है सर कि ये जो ऊपर से चादर डालकर आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कहा गया सरकारों को कि आप ओबीसी आरक्षण बढ़ा लीजिए। नहीं सर, ये ऊपर से चादर डालना ही है। आप ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 92% पॉपुलेशन को आज मुस्लिम आरक्षण मिल रहा है? मैंने जो बात कही आप उसी बात को आप दोहराएं, उसी बात को कहें। अगर आपको मेरे ऊपर कोई अपने शब्द अगर मेरे मुंह में ठूसते हैं तो फिर आप उसको काउंटर कर सकते हैं तो कर लीजिए। आप अभी भी चोला पहनाने की कोशिश करें। अब देखिए आपके पास आ रही है, जरा बताइए, क्योंकि ये सिस्टम पिछड़ा विरोधी रहा, ये तो राहुल गांधी भी अब चीख चीख कर कह रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, पिछड़ा विरोधी है, पिछड़ा समर्थक है, इस पर तो मैं बाद में आऊंगा। पहले देखिए, पश्चिम बंगाल की आबादी में अगर मुसलमानों का प्रतिशत 27, 28, 29, 30 है, मान लीजिए, हिंदुओं की आबादी 70, 71, 72, 73 है।
उसमें दलित और पिछड़े वर्ग की आबादी 70-71 में भी 80-85% है। लेकिन अगर 179 पिछड़ी जातियों में 118 केवल मुसलमान है, यानी आप 66% केवल उसमें मुसलमानों को डालते हैं, तो किसके पक्ष में गाया गया है? 70% जो आबादी है उसको अब 33% उसमें अगर शामिल है 30%, तो ये क्या हो रहा है देश में? एक दूसरी बात कि अपनी बात करने से पहले यह स्पष्ट करना जरूरी है कि मुसलमानों के आरक्षण का विरोध नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार ने जब EWC इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को आरक्षण दिया है, उसमें सभी शामिल हैं, उसको रिलीजन के आधार पर भेद नहीं है, उसमें मुसलमान भी हैं EWS में। तो वो एक तरीका है कि आरक्षण से वंचित हुए लोगों में भी अगर गरीब हैं आर्थिक रूप से, उनको अवसर की समानता मिले तो उसमें दिया जाना चाहिए। लेकिन अब इसमें सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है, आपने पढ़ा है 2-3 लाइन जो है और इसमें से समझना जरूरी है। उन्होंने लिखा है कि इन जातियों को ओबीसी घोषित करने के लिए वास्तव में रिलीजन ही एकमात्र मानदंड प्रतीत होता है। दोबारा वो लिख रहा है, न्यायालय का मन इस संदेह से मुक्त नहीं है कि इस समुदाय को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए एक वस्तु के रूप में माना गया है। तीसरी पंक्ति, 77 श्रेणियों को ओबीसी में शामिल करने संबंधी श्रृंखला और उनके समावेश से स्पष्ट होता है कि इसे वोट बैंक के रूप में देखा गया है। और उसने ये भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय का भी अपमान है। तो न्यायालय स्पष्ट कर रहा है वोट बैंक। अब हुआ क्या है देखिए, इसमें चीज पूछना नहीं, इसमें 2 पॉइंट जरूरी है ना, जरा 2 पॉइंट समझिए। ये केवल ममता बनर्जी जब वाम मोर्चा सरकार जा रही थी सत्ता से, जब लगा कि हम जा रहे हैं, उसका जिक्र किया मैंने, तो उसने क्या किया कि उसने अलग से एक ओबीसी ए बनाया, उसमें 42 जातियों को शामिल किया, जिसमें से 41 मुस्लिम थे। एग्जैक्टली। जब ममता बनर्जी की सरकार आई तो इसने उसको वो ए के साथ साथ एक बी भी बना दिया। और डाले, बिल्कुल ना उसमें 35 डाला। और इसके लिए जो कोर्ट कह रहा है, 35 में 33 कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कहीं से कोई आवेदन नहीं मंगाया गया, पिछड़ा वर्ग आयोग से भी उसकी संस्तुति नहीं ली गई। इतनी जल्दी में मैं एक बार दुष्यंत जी के पास जा रही हूँ। दुष्यंत जी जरा बताइए, राहुल गांधी अब कहते हैं कि सिस्टम कैसे पिछड़ा विरोधी रहा। अब मुझे ये बताइए, सिस्टम पिछड़ा विरोधी रहा, आप भी मान रहे पहले तो ये बताइए। है। अच्छा, आज भी है। तो इतने सालों से पिछड़ा विरोधी रहा, तो उन्होंने इस पिछड़ा विरोधी सिस्टम को खत्म करने के लिए क्या किया? क्योंकि सरकारें, उन्होंने खुद कहा कि मेरी दादी थी, फिर मेरे पिताजी थे, मैं जाता था, फिर उसके बाद हमारी यूपीए की सरकार आई, मैं तब भी जाता था, मैं एक्टिव था। लेकिन ये सत्य है कि पिछड़ा विरोधी ये सिस्टम रहा। तो उसको सुधारने के लिए आपने ये किया कि आपने कर्नाटक में सारे मुस्लिम वर्ग को ओबीसी श्रेणी में डाल दिया, ऐसे आपने सिस्टम ठीक कर दिया। ये गलत है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस पार्टी समेत पूरे विपक्ष की ये मांग है कि भाई कास्ट सेंसस करिए, इकोनॉमिक आर्थिक आधार पर सर्वे करिए, ठीक है, उसी से तो पता चलेगा कि पिछड़ी जातियों की क्या स्थिति है। कौन सी जातियां ओबीसी में ऐसी हैं कि जो आर्थिक रूप से सशक्त है, उनको अलग कैटेगरी में डाला जा सकता है, किन्हीं को अभी तक लाभ नहीं मिला है, उनको लाभ देने के लिए उनकी संख्या कितनी है, उस संख्या के आधार पर आरक्षण तय करने के लिए, ये सारे सिस्टम को ठीक करने के लिए ही तो कास्ट सेंसस की और आर्थिक आधार पर सर्वेक्षण की बात हो रही है। उसको इनकी पार्टी, हमारे मित्र की, त्यागी जी की पार्टी तैयार नहीं है, सरकार तैयार नहीं होती। दूसरा, इन्होंने कहा कि मोदी जी के होते हुए कि कहीं किसी ओबीसी के आरक्षण का खतरा नहीं है। बड़ी अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी भी स्वयं को कहते हुए मैं भी ओबीसी हूँ। लेकिन इन्हीं के राज्य में, उत्तर प्रदेश में 69,000 टीचर्स की भर्ती हुई। ये मेरा मानना नहीं है, पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना है कि ओबीसी को सही आरक्षण नियम अनुसार नहीं मिला। ठीक है, तो पिछड़ों के साथ ये कौन कर रहा है? जब प्रधानमंत्री जी तो करना नहीं चाहते थे, अधिकारी करते हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ, उसी सिस्टम के बारे में राहुल जी ने कहा है। नहीं, उन्होंने तो उन सरकारों के बारे में कहा जब वो देख रहे थे, जब वो बच्चे थे, वो कह रहे हैं, पूरा बयान नहीं सुना आपने क्या? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वो अपनी सरकारों के बारे में कह रहे हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए तो वो और ही आजकल शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहती हूँ।
वो बहुत अच्छे शब्द नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले शो शुरू होने से पहले एक खबर मैंने पढ़ी, तो वो शब्दों पर मैं नहीं जाती हूँ। देखिए शब्दों का तो दोनों तरफ से ही देखिए, हाँ, वो भी ठीक है। शहजादा ये कोई शब्द नहीं होता। नहीं, मैं शहजादे और मैं तो डिक्टेटर तक पर नहीं जाना चाहती हूँ। वो तो तब भी शब्द कहूंगी मैं, उससे एक कदम आगे चले जाते हैं वो। अभी जो ताजा बयान आया मैं थोड़ी देर बाद उस पर जिक्र करूंगी, लेकिन जरा सुन लीजिए जब वो कहते हैं कि मैं जाता रहा है, when my grandmother was the PM, my father was the PM and when मनमोहन सिंह was the PM, वो ये जिक्र कर रहे हैं इनका, यानी कि मेरी दादी जब थी, मेरे पिताजी थे, मनमोहन सिंह जी थे, आई यूज टू गो टू द पीएम्स हाउस, मैं प्रधानमंत्री आवास जाया करता था, तो मुझे सिस्टम बहुत अच्छी तरह से पता है और मैंने देखा है कि ये सिस्टम पिछड़ा विरोधी रहा।